गाइस, तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के बेस्ट 6 एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में। हम आज बात करेंगे 6 देशों के बारे में जिनका बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है इन दी वर्ल्ड, और हम बात करेंगे कि उनसे इंडिया क्या सीख सकता है। तो चलिए बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में बचपन से ही बच्चों को एज अ एक्टिविटीज़ या फिर हम एज अ असेसमेंट प्रैक्टिकल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग्स को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जैसे आ रही हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रपोज कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, कारपेंट्री, गार्डनिंग जैसे कामों को प्रपोज किया जाएगा ताकि आप वो सब काम भी सीखें। और ये सब काम ज़रूरी भी है, आपको छोटे से छोटा काम आना भी चाहिए। अब जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं तो आप में से कितने लोग हैं अगर आपके घर का फ्लश ख़राब हो जाए तो फिर आप उसे ठीक कर लेंगे? हो सकता है मोस्टली लोग ठीक नहीं कर पाएंगे और एक प्लम्बर को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि वो ठीक करके दे, लेकिन ये एक छोटा सा काम होता है और आप सबको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे सिस्टम की क्यों रिक्वायरमेंट है वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे। वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत इसलिए क्योंकि ताकि सबको सारे काम आने चाहिए। एटलीस्ट छोटे मोटे काम के लिए हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और इंडिया के अंदर और इंडिया ने कुछ सोसाइटीज़ के अंदर थोड़ा ऊंचे नीचे का भेदभाव है। ऊंचे नीचे मतलब हम जैसे कि बात करें एक प्लम्बर को, एक इलेक्ट्रीशियन को या फिर एक कॉबलर को, हम इन प्रोफेशन को एक अच्छी नज़र से नहीं देते, मतलब हम इन्हें इज्जत से नहीं देखते। हम अपने बच्चे को भी ये सिखाते हैं, अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ऐसे बनोगे। ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग या ऐसे प्रोफेशन जब आपको बचपन में एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे या फिर जब सभी के बच्चे सारे काम करेंगे, भी लोग सारे बच्चों को एक ही नज़र से देखेंगे और सबके लिए सब समान होंगे, सब बराबर होंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि जर्मनी के वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम एक बहुत अच्छा है जो इंडिया में होना चाहिए और जिससे इंडिया सीख भी सकता है। अब बात करते हैं जापान की। जापान की जब भी हम बात करते हैं या जब भी हम मूवीज़ में, कार्टून्स में जापान का देखते हैं और एक स्कूल का सीन आता है तो बचपन में जो स्कूल खुद ही साफ़ कर रहे होते हैं अपने टीचर के साथ मिलकर, और ये जापान में बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन से ही बच्चों को सारी चीज़ें साफ़ कराने, मतलब वो टॉयलेट का कमोड भी साफ़ करते, टॉयलेट सीट भी साफ़ करते और हर चीज़ साफ़ करते हैं। जापान के स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं होते, जिसकी वजह से स्कूल में बच्चों को बचपन से सिखा दिया जाता है कि आपको अपनी चीज़ें खुद साफ़ कर दिए। ये स्कूल आपका है, ये स्कूल पब्लिक का है, मतलब आपका है और आपको इसे खुद ही साफ़ करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई और साफ़ करने नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लोग अपने घर के सामने की सड़क तक साफ़ नहीं करते जब तक स्वच्छ भारत अभियान जैसा दिन नहीं आता, 2 अक्टूबर नहीं आता। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जाके साफ़ करेंगे? जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी होना चाहिए ताकि बच्चे बचपन से ही सीखें और जब वो बड़े हो के एक अच्छे आदमी बनेंगे तो हो सकता है उन्हें कोई भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ पे भी गंदगी मिलेगी और साफ़ सफाई कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा देश भी साफ रहेगा। नीदरलैंड की अगर बात करें तो नीदरलैंड का स्टूडेंट इज़ द हैप्पीएस्ट स्टूडेंट इन दी वर्ल्ड। जो रीज़न है वो ये है कि नीदरलैंड अपने बच्चों को होमवर्क नहीं देता, या तो अगर वो होमवर्क देता है तो वो ना के बराबर देता है। उसके बावजूद भी नीदरलैंड के बच्चे मैथ, साइंस और लिटरेचर जैसी चीज़ों में, जैसे सब्जेक्ट्स में एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं। और उधर का एजुकेशन सिस्टम ये मानता है कि एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। तो इसलिए नीदरलैंड का स्टूडेंट जो है वो सबसे हैप्पीएस्ट स्टूडेंट है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई अपने अनुसार करता है, उसे होमवर्क नहीं दिया जाता और उसे प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है और हम लोग सिर्फ एक पेपर पे लिखे हुए कि एक पेपर के टुकड़े पे आपका ग्रेड क्या लिखा है, हम उससे भाप लेते हैं कि एक ही स्टूडेंट कैसा है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर, प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके अंदर, लेकिन यही रीज़न होता है कि हमारा जो रट्टू तूता टाइप के स्टूडेंट है उनको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लोग एक एवरेज स्टूडेंट ही मानते हैं। स्विट्ज़रलैंड का, अगर हम स्विट्ज़रलैंड के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में मल्टीलिंगुअल को प्रमोट किया जाता है, मतलब एक बच्चे को मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज, मतलब एक से ज़्यादा, उससे कई भाषाएं आनी चाहिए। स्विट्ज़रलैंड की 4 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से स्टूडेंट जो है वो एक तो 4 नेशनल लैंग्वेजेस भी सीखते हैं, उसके बाद जो उनका इंटरेस्ट होता है वो लैंग्वेज भी सीखते हैं। और स्विट्ज़रलैंड के बच्चे के पास एक और खूबी होती है कि उधर 3 साल के बच्चे को भी डिसीज़न मेकिंग सिखाया जाता है कि आपको अपने डिसीज़न खुद लेने चाहिए और आपने जो डिसीज़न लिया आप उस पर अटल रहो। हमारी तरह नहीं कि पता चला 30 या 40 साल का आदमी भी अगर कोई राय ले रहा है तो उसको हम लगातार टोकेंगे, उसकी बुराई करेंगे और उसके पास भी
4 लोगों में डिस्कस करने के बाद फिर हम एक निर्णय निकालेंगे। जो मल्टीलिंगुअल वाला टॉपिक है, जो मैं सोचता हूँ कि इंडिया में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ग्लोबल कॉम्पीट करना है तो हिंदी इंग्लिश तो आनी चाहिए। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम का जो एक पढ़ाई और रेस्ट का जो प्रोपोर्शन है वो 45:15 मिनट का है। मतलब 45 मिनट की क्लास लगती है, जिसमें हर 45 मिनट की क्लास के बाद हर 15 मिनट का ब्रेक होता है। फिनलैंड के स्कूल्स में होमवर्क नहीं दिया जाता, लेकिन अगर हम बात करें अपने एजुकेशन सिस्टम की तो होमवर्क के बोझ पे बांध दिया जाता है। होमवर्क का बोझ पूरा का पूरा बच्चे के ऊपर डाल दिया जाता है। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम का मानना है कि एक हैप्पी स्टूडेंट सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है। इस वजह से वो अपने स्टूडेंट पे ज़्यादा लोड नहीं डालते और वो ये मानते हैं कि बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल या असेसमेंट से ज़्यादा सीखता है। अब हम बात करते हैं जो सबसे मेन है, जो मुझे लगा कि जो सबसे सही है, वो है साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम, जिसको मैं फर्स्ट नंबर पे रखूँगा। साउथ कोरिया के एजुकेशन सिस्टम की जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है वो मैथ साइंस या लिटरेचर नहीं, वो होती है उनकी मॉरल वैल्यूज। यही रीज़न होता है कि दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। वो लोग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो उनका क्रिएट होता है वो होता है उनके टीचर से। टीचर्स प्रोफेशन की सबसे ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि साउथ कोरियंस का ये मानना है कि टीचर ही है जो उनको कुछ बनाता है। अगर उनकी लाइफ में वो टीचर ना हो तो वो कुछ भी नहीं बन पाए। ये रीज़न है कि साउथ कोरिया के अंदर एक टीचर की वैल्यू किसी प्राइम मिनिस्टर के बराबर होती है। और उधर का एजुकेशन सिस्टम ये बनाता है कि रिस्पेक्ट योर टीचर, और ये मैं कहूँगा कि इंडिया के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। पीठ पीछे तो छोड़िए, ऐसे बहुत से पब्लिक स्कूल्स हैं जिसमें जैसी टीचर बाहर निकलता है कि आज तूने मुझे सबके सामने डांटा, सबके सामने मारा, और पता चला बच्चे मिल के पीट देते हैं एक अपने सर को। और ये होता है, टीचर्स हमारे कई सारी चीज़ें फेस करते हैं, कई सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके बाद भी आपको पढ़ाते हैं। लॉकडाउन में भी बहुत से टीचर्स को ऑनलाइन का सिस्टम नहीं पता, फिर भी वो अपनी ड्यूटी समझ के पढ़ाते, क्योंकि वो आपको पढ़ाना, आपको कुछ बनाना अपनी ड्यूटी मानते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उनको ऑनलाइन क्लासेस में ट्रोल करके या फिर कॉन्फ्रेंस क्लासिंग में ट्रोल करके अपने आप को कूल समझते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये इन नालायकों को छोड़िए। मैं इन नालायकों को एक ही राय दूंगा कि दैट रिस्पेक्ट योर टीचर, क्योंकि आप जब तक किसी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे आपका कुछ नहीं हो सकता। ये जो 6 बेस्ट एजुकेशन सिस्टम थे वर्ल्ड के, जो मैं मानता हूँ कि इन 6 की 6 क्वालिटीज़ को हमें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लागू होना चाहिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी बेस्ट बने।